आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जो आपके सामने ये एक मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है, ये मॉडल पेपर है दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, यानी राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट का। और दोस्तों जिस सब्जेक्ट का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी भारतीय राजनीति विचारक। और दोस्तों इस सब्जेक्ट का कोड है PS02। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर में आए के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही दोस्तों इस प्रश्नों के उत्तर को भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर आप नए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको VMO से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, असाइनमेंट, एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की हेल्प आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ पर आपको VMO से संबंधित छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए आज के इस मॉडल पेपर का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर राजनीति विज्ञान को जैसा कि आपको दिख रहा है। दोस्तों एग्जाम में राजनीति विज्ञान का पैटर्न किस प्रकार आता है आपको पता है। और वो 2 खंड आते हैं। अ खंड 14 नंबर का होता है और ब खंड होता है वो 56 नंबर का होता है। ब खंड महत्वपूर्ण है और ब खंड में आपको 50% प्रश्न को उत्तर लिखने हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मॉडल पेपर के प्रश्न देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो में इस मॉडल पेपर प्रश्नों के क्या उत्तर ये भी जानेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 कार्य बताने हैं। भारत सेवक संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य है। तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज्य का क्या अर्थ है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसार सामाजिक न्याय को परिभाषित करना है। संस्थापकों के नाम लिखने, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। दोस्तों इस प्रकार अखंड का आपको प्रश्न आएगा, इसमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब दोस्तों आएगा ब खंड, उसमें आपको 200 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। इनमें 4 किन्हीं प्रश्नों को हल करना। प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का, 14 नंबर का होता है, सॉरी। इसमें मनु समर्थी को मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है और 4 आश्रमों को वर्णन करना है। कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत की व्याख्या करनी है। राजा राम मोहन द्वारा मांग किए गए 2 प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालना है। दयानंद सरस्वती एक सामाजिक पुनरुकर्ता है, समझाइए। लोकतंत्र पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के क्या विचार हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पर तिलक जी के क्या विचार हैं, बाल गंगाधर तिलक जी। और सत्य अहिंसा सत्याग्रह महात्मा गांधी के विचारों की विवेचना करनी है। और भारत में राष्ट्रवाद विकास के लिए विवेकानंद द्वारा बताए गए उपायों को वर्णन करना। दोस्तों ये था मॉडल पेपर। इस प्रकार आपको प्रश्न आएंगे, आपको प्रश्न हल करने कितने ये आप सभी को पता है। दोस्तों चलिए इस मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जानते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपको जो परीक्षा में उत्तर देने हैं उसमें से 16 प्रश्न हैं, 16 में से 8 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को उत्तर आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों इस मॉडल पेपर के प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अखंड। अखंड में पहला प्रश्न था अपना मनु, पहले प्रश्न का पहला, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार 30 शब्दों में लिखना है। और ये प्रश्न नंबर है वो इतने नंबर का है प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है, मनु समृति के 7वें अध्याय के अनुसार शुरुआत में जो राज्य में अराजकता स्थिति से प्रजा की रक्षा ब्रह्मा जी ने वायु, यम, कुबेर, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा आदि देवों के सारभूत अंश से राजा की सृष्टि की है। अर्थात मनु ने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। कहा कि यदि राजा बालक हो तो उसको प्रजा को भी उसका आदर करना चाहिए। या मनु देवी उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादित मानते राज्य की उत्पत्ति संबंधित। और मनु ने कहा है कि यदि राजा बालक भी हो तो प्रजा को उसका आदर करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न था, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य राज्य का, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 कार्य में से पहला कि राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य करना, और दूसरा राज्य में जो शांति व्यवस्था की स्थापना करना। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारत सेवक संघ समाज की स्थापना का क्या उद्देश्य है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए। तो प्रश्न आए कि भारत सेवक संघ समाज की स्थापना किसने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कब की, 12 जून 1905 को। अब इस भारत सेवक संघ का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों भारत सेवक संघ का उद्देश्य ये है कि भारत की सेवा करना और राष्ट्रीय प्रसारक तैयार करना, संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सस्य हितों को प्रोत्साहन देना, ये भारत सेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य था। अब दोस्तों 7वां सवाल है, तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज का अर्थ बताइए। दोस्तों तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये है तिलक के स्वराज का अर्थ। यानी तिलक के अनुसार स्वराज में विचार, उनके कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इससे स्पष्ट है। उनका तिलक जी का स्वराज से अभिप्राय है अपने शासन से, अर्थात तिलक जी हैं वो प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता के समर्थक थे।
अब दोस्तों पहले का 500 सवाल है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी। तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई, तो ये लंदन से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान। और उन्होंने किस भाषा में लिखी गई पूछे, तो इन्होंने गुजराती भाषा में ये पुस्तक लिखी। और बाद में लेखकों ने इसे अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा में भी अनुवाद किया। ये था 500 प्रश्न का उत्तर। अब दोस्तों नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति से क्या समझते हैं। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये एक दो बार नहीं 500 बार वीएम के एग्जाम में आ गया है। दोस्तों संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं वो जयप्रकाश नारायण है। और ये संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था। और व्यक्ति व समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन लाना है, वो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य वो बिहार के छात्र संघ आंदोलन से शुरू हुआ है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 7वां है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय को परिभाषित कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो ऐसी समाज व्यवस्था को न्यायपूर्ण मानते थे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज व्यवस्था सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं थी। जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय को परिभाषित कर रहे थे, इसमें व्यापक असमानताएं थी, दलितों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव था, छुआछूत का भेदभाव, जातिगत भेदभाव, इन सभी को समाप्त करने के बाद ही सामाजिक न्याय को स्थापित करने का रास्ता खुल जाता है। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि जो दलितों स्त्रियों के प्रति भेदभाव होता था, जातिगत भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बाद ही जो है सामाजिक न्याय की स्थापना का रास्ता खोल सकता है। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय था। अब दोस्तों 8वां प्रश्न है, संस्थापकों के नाम लिखिए। तो पहला संस्थापक ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, दूसरा आर्य समाज के संस्थापक है। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय 1888 इस समाज की स्थापना की। और आर्य समाज के संस्थापक है डॉक्टर दयानंद सरस्वती 1875 में, जो इस आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों ये थे अखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। अखंड 14 नंबर का होता है। और अब है दोस्तों बखंड। और बखंड दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बखंड में 56 नंबर का पूरा खंड होता है और प्रत्येक सवाल है वो 14 नंबर का होता है। आपको कम से कम बखंड के उत्तर हैं 100, अगर आप 200 में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको बखंड के उत्तर कम से कम 100 शब्द से अधिक लिखना है। क्योंकि आपको 100 नंबर पूरे नहीं मिले तो 100 से आधे तो मिल जाएंगे, 8-9 नंबर। तो अब चलिए दोस्तों इस ब खंड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ये ब खंड में मैंने 8 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए। अगर आप 8 प्रश्न पढ़ लोगे तो 8 में से 3 या 4 प्रश्न आराम से आएंगे और ब खंड में आपको 4 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और चलिए इसके बाद दोस्तों एक वीडियो और आएगा जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर इस बुक का PS01 का, इस बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न छोटे और बड़े दोनों उस वीडियो में आएंगे, तो वो भी वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा। अब दोस्तों ब खंड का पहला सवाल है, मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, 4 आश्रम के नाम बताइए। ये दोस्तों मॉड्यूल पेपर की प्रश्न है ब खंड के। तो मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया, तो 4 आश्रमों को नाम लिखिए। दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार आश्रम व्यवस्था में जो जीवन को 4 आश्रम बांटा गया, पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है वो संन्यास आश्रम। तो दोस्तों ब्रह्म आश्रम पहला है, इसका वर्णन करना है 4 आश्रमों का। तो दूसरा ब्रह्मचार्य आश्रम है। इस आश्रम का जन्म जो है जन्म से 25 वर्ष तक इस आश्रम में व्यक्ति को रहना चाहिए। इसमें बालक गुरु के साथ रहकर अध्ययन करता है। इस व्यवस्था में बालक का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। बालक के बौद्धिक यानी जो मानसिक विकास के लिए वेदापन, यज्ञ करना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, यानी ब्रह्मचारी की व्यवस्था स्त्री और शूद्रों के लिए वर्जित थी उस समय, मनु के समय। इसमें केवल जो स्त्रियां भाग नहीं ले सकती और शूद्र के लिए यह आश्रम भाग लेने के लिए उस समय नहीं था। अब दोस्तों दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जब व्यक्ति की आयु 25 वर्ष हो जाती है उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। प्रथम आश्रम के उपरांत मानव अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं पूर्ति और वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम के लिए धन संचय, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का सम्मानाश होने वाला माना गया है। उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम से आदमी निकलता है उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष आयु प्राप्त करने, यानी गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 25 से 50 वर्ष तक रहता है। जब व्यक्ति की 50 वर्ष आयु पूरी हो जाती है तो वो आदमी वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करता है।
मनु के अनुसार इस आश्रम व्यक्ति का कार्य क्षेत्र परिवार न करो संपूर्ण समाज होता है। अब उससे मान अपमान शोध ताप सुख दुख के प्रति विरक्ति भाव अपनाना चाहिए, मानव मात्र के मित्र भाव दया आदि बनाए रखना चाहिए। जब दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम से व्यक्ति निकलता है उसके बाद संन्यास आश्रम धारण कर लेता है। मनु स्मृति में मानव जीवन के अंतिम यानी सौते आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया। मनु का मानना है संन्यास आश्रम में प्रवेश पूर्व व्यक्ति को देह ऋण कृषि जो भी मुक्त होना चाहिए, यानी जो भी मोह माया से उससे मुक्त होना चाहिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय। इस व्यवस्था को बनाए रखने का राज्य का कर्तव्य, ये आश्रम व्यवस्था इनको बनाए रखना राज्य का कर्तव्य। जब भी ये व्यवस्था खंडित होती तो समाज में बिगड़ाव टकराव आएगा। मानव को भी अपने आश्रम के अनुरूप कर्म करके सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के आयु के अनुसार है। ये छोटे में प्रश्न आए कि आश्रम व्यवस्था किस आधार पर, तो व्यक्ति की आयु के आधार पर उसके कार्य दायित्व को विभाजन धर्म अर्थ काम अंतर सर्व लक्ष्य का मोक्ष प्रस्तुत किया है। लेकिन इस व्यवस्था की ये कमजोरी है कि सभी वर्णों को समान रूप से आश्रम का उपभोग करने की इजाजत मनुस्मृति नहीं देती, क्योंकि उसमें स्त्री और शूद्रों का प्रवेश जो वर्जित था। दोस्तों ये था मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन इस प्रकार करना है। अब दोस्तों तीसरा सवाल है ब खंड का, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या करो। दोस्तों कौटिल्य ने जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की धारणा दी वो निम्न प्रकार, इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है, 200 शब्दों का प्रश्न बनाना है। तो दोस्तों मनु भीष्म और शुक्र ने भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक साथ अंगों वाले सावधि व स्वरूप अर्थात जीवित शरीर के रूप में कल्पना की है। तो उसमें कौटिल्यन राज्य की जो पहली अवधारणा है वो पहली है स्वामी यानी राजा। कौटिल्य ने राजा या स्वामी को राज्य का स्रोत अंग माना है और राजा को जो राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए और वही राज्य के दायित्व पूरा करने के लिए अंतिम रूप माना जाता वो राजा। अब दूसरा अंग माना अमात्य। कौटिल्य का अमात्य से अभिप्राय है मंत्रियों से। दोस्तों मंत्री जो राज्य में एक जो वो होने चाहिए वो पारदर्शी होने चाहिए, योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए और मंत्रियों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया, परंतु किंतु फिर भी ये मानना है कि मंत्रियों की संख्या 3 से 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा है। अब तीसरी जो अंग है वो जनपद। जनपद का आशय है कि जन्मभूमि यानी राज्य की भूमि जिस पर वह राजा नियंत्रण रखता है, जो राजा के कार्य क्षेत्र में आती हैं। कौटिल्य का मत है कि उनकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार उस जनपद की रक्षा की जानी, ये सभी कौटिल्य शब्दावचरण जनपद में वर्णित हैं। अब दोस्तों दुर्ग। दुर्ग राज्य का वह स्थान होता है जहाँ राजा मंत्री उस राज्य का निवास होता है। दुर्ग वर्तमान में जो संसद होती है देश की वो उस समय दुर्ग हुआ करते थे। कौटिल्य को राजा की प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग माना है। दुर्ग को उसकी सुरक्षा हेतु ये सभी कार्य जो होते राजा के होते थे। अब नेक्स्ट है कोष। कोष यानी धन भंडार। कौटिल्य अनुसार कोष राज्य का जीवन नालिका के समान, बिना कोष के राज्य का शासन चलाना यानी बिना धन भंडार के उस पर नियंत्रण रखना संभव नहीं, क्योंकि मंत्री सभी को वेतन देना पड़ता है। उसका मत है कि राज्य के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए, उसके आय के स्रोत स्थायी चाहिए। और 5 सट्टा है दंड को। जो कौटिल्य का दंड का अभिप्राय है कि कौटिल्य एक राज्य की शक्ति का प्रमुख आधार उसकी सेना होती है। दंड को आप सेना भी लिख सकते हो। और 7वां है दोस्तों मित्र। कौटिल्य के अनुसार अंतर्राज्यीय क्षेत्र में राजा को अपने मित्रों की संख्या पर ध्यान देना चाहिए। जिस राज्य के अंतर्राज्यीय क्षेत्र में जितने अधिक मित्र होते वही राजा उतना ही शक्तिशाली है। आप वर्तमान परिस्थिति में मित्र की देखेंगे तो आपको मित्र राष्ट्र होने चाहिए और मित्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते और उसे लगातार अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए और शत्रु बढ़ाने नहीं चाहिए। ये कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब दोस्तों 4वां सवाल है राजा राम मोहन राय द्वारा मांग किए गए 2 प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालना है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रशासनिक सुधार है किसानों पर लगान का दर घटाना और दूसरों सिविल सेवकों में कम से कम 22 वर्ष आयु तक भारतीय सेवक संघों में अधिक संख्या योग्यतापूर्ण दायित्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना। तो प्रशासनिक व्यवस्था राय के सुझाव थे कि किसानों पर लगान दर घटाना, सिविल सेवकों की आयु कम से कम 22 वर्ष और भारतीय सेवाओं में अधिक से अधिक योग्य अनुसार दायित्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो। उस वेतन पाने वाले अंग्रेज कलेक्टर को स्थान पर न्यूनतम वेतन में भारतीयों की नियुक्ति हो। स्थायी सेनाओं के स्थान पर नागरिक सेनाएं, विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाना यानी टैक्स लगाना। ये सभी राजाराम मोहन राय के प्रशासनिक सुधार हैं। आपको इसको 200 शब्दों में विस्तृत वर्णन के रूप में लिखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है खंड ब का 5वां। दयानंद सरस्वती एक सामाजिक पुनर्कर्ता है, समझाइए। स्वामी दयानंद जी हैं वो एक सामाजिक जो उत्थान करता है उस पर प्रकाश डालना, उनको समझाना है किस प्रकार है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के सामाजिक सुधार के अनेक प्रयास किए। उन्होंने हिंदू समाज में व्यापक जो आडंबर कुरीतियां उनको दूर करने की चेष्टा की। समाज में सुधार के विषय में समय समय पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। समाज से संबंधित उनके दृष्टिकोण को निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं।
पहला है जो स्वामी दयानंद, वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके पक्षधर थे, किंतु उन्होंने जन्म को वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं बनाया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का आधार बनाया वो गुण और काम के आधार पर उनको महत्व दिया। दयानंद जी के अनुसार जन्म से मनुष्य सब मनुष्य समान होते हैं। दयानंद जी के अनुसार गुण और कर्म गुण आधारित व्यवस्था रखनी होती है, उन्नति करनी, ताकि उत्तम वर्ण वालों की ये भय रहेगा कि हमारी संतान गुणहीन रही तो वह शूद्र कहलाएगी। इस प्रकार शूद्र वर्ण का ये प्रयास होगा कि वो उन्नति स्थिति की प्राप्त करे। दूसरे स्वामी दयानंद जी की जो सामाजिक सुधारता आश्रम व्यवस्था का समर्थन करते थे, जो आपने अभी पहले पढ़ा, ब्रह्मसद आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सभी दयानंद सरस्वती के आश्रम व्यवस्था के श्रेष्ठतम गुणों जो विकास करने के दृष्टिक्रम से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दोस्तों दयानंद सरस्वती सामाजिक विवाह संबंधी विचार, स्वामी दयानंद ने विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। और दोस्तों विधवा विवाह, पुनर्विवाह से संबंधित जो स्वामी विवेकानंद जी स्वामी दयानंद जी के विचार थे कि उन्होंने पुनर्विवाह का विरोध किया, क्योंकि पुनर्विवाह कलेश उत्पन्न करता है, उसी विवाह की मर्यादा प्रेम को नष्ट नहीं होने देते, पवित्र धर्म को अपनाया। छुआछूत का स्वामी दयानंद जी ने विरोध किया। इस प्रकार दोस्तों ये स्वामी दयानंद जी के सामाजिक सुधार से संबंधित प्रयास थे। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 6वां सवाल है, लोकतंत्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो लोकतंत्र संबंधी विचार, उनका परीक्षण करना है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास भी किया और उन्हें समाप्त भी किया है। डॉक्टर अंबेडकर है जो लोग प्रजातंत्र के सबल और प्रबल समर्थक थे, लेकिन पश्चिमी विद्वानों के समान वे इसे शासन की केवल एक पद्धति मात्र नहीं मानते, अपितु वे इसे एक जीवन पद्धति के रूप में देखते थे। उसके अनुसार प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें समाज की सामाजिक व्यवस्था में जाति, रंग, लिंग भेद, संपत्ति, धर्म आदि के भेदभाव बिना शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन किए जा सकते हैं। लोकतंत्र पद्धति 2 तथ्यों का समावेश आवश्यक मानते थे। पहला विधि का शासन यानी संविधान का शासन, और दूसरा सामाजिक आर्थिक और परिवर्तन द्वारा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। यद्यपि वे संस्कृति से प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे, किंतु उसे निर्णय होने वाली देरी के प्रति संसित थी। दोस्तों लोकतंत्र के लिए उन्होंने कुछ शर्तें बताई, वो लोकतंत्र के उनके विचार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक धरातल पर समानता अर्थात सामाजिक लोकतंत्र होना आवश्यक है, ये पहला विचार है। दूसरा विचार, लोकतंत्र के लिए वे बहुदलीय शासन प्रणाली सशक्त विपक्ष को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि जो सशक्त जिस देश में सशक्त विपक्ष नहीं है वहाँ की सरकार तानाशाही बन जाती है, वो एक तरफा राज हो जाता है। तीसरी, लोकतंत्र संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये विचार है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए वे तटस्थ और कुशल नौकरशाही का होना भी जरूर मानते हैं। यानी जो देश में जो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है वो कुशल और योग्यवान होना चाहिए। और 5वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे संविधान में की गई घोषणा मात्र किसी देश का शासन आदर्श स्वरूप नहीं माना जाता। अब तो इसके लिए राजनीतिक क्रियाकलाप, शासन, भाग लेने, संवैधानिक मूल्य और नैतिकता के प्रति निष्ठा का भावना होना आवश्यकता है। 5वां, वे जागरूक नागरिक जनता को लोकतंत्र का आवश्यकता मानते हैं, यानी लोगों को उस देश की लोकतंत्र के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जागरूक जनता ही लोकतंत्र की रक्षक भी होती है और सरकार को तानाशाही नहीं बनने देती है। अब 6वां विचार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित शोषित वर्गों की संवैधानिक कानून संरक्षणों को सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक मानते थे। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार थे। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पर तिलक के विचारों को लिखो। यानी स्वदेशी यानी अपने देश को अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। इससे संबंधित तिलक के क्या विचार थे, ये आज के इस प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार। दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार को लोकप्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा की है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। स्वदेशी और बहिष्कार दोनों ही आर्थिक अवधारणा थी, यानी देश के वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये अवधारणा थी और ये पैसों पर आधारित था, इसे आर्थिक अवधारणा भी कहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही था, वह था कि भारतीय उद्योग का पुनरुद्धार करना और देश का आर्थिक विकास करना। 1905 में बंग भंग विरोधी अभियान के दिनों में शुरू किए गए यह बहिष्कार और शहीदी आंदोलन भारत में ब्रिटिश सत्ता को सक्रिय विरोध की नई भावना का प्रतीक था। विपिन चंद्र पाल और डॉक्टर सुरेंद्र बनर्जी जैसे नेताओं ने बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण दिया और लोगों से स्वदेशी की यानी अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ ये प्रतिज्ञा कराई, जो विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इस प्रकार ये थे स्वदेशी और बहिष्कार के जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। अब दोस्तों 8वां प्रश्न, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार VM एग्जाम पूछा गया है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार को विवेचना कीजिए।
यानी राजनीतिक दर्शन में महात्मा गांधी जी की प्रमुख देन सत्याग्रह थी। सत्याग्रह का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य के लिए लोगों को आह्वान करना, आग्रह करना, निवेदन करना। सत्य के प्रति ये आग्रह व्यक्तियों को शक्तिशाली बनाता है। आग्रह को बनाए रखने के लिए एकमात्र साधन है अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा का मार्ग न अपनाना। दक्षिण अफ्रीका में सरकार का प्रतिरोध करते समय महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया। धीरे धीरे महात्मा गांधी ने यह एहसास हुआ कि उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन निष्क्रिय शब्द से पूर्णतः नहीं समझा था, क्योंकि उसके आंदोलन में कुछ विशेषता ऐसी थी जो उसके निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग करती थी। महात्मा गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके सच्चे भाव और उनके ठोस सिद्धांत पर आधारित था, इसी तिरस्कार नहीं था। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का हथियार मानता था। गांधी जी के जीवन में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं। गांधी जी नहीं चाहते कि देश में हिंसा, खून खराबा हो। अपने आंदोलन को अवधारणात्मक पहचान देने के लिए गांधी जी ने अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में पाठकों के बारे में कुछ सुझाव दिए। गांधी जी ने अपने विचार प्रकट किए और मंगललाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द सुझाया और गांधी जी ने इस व्यापक बनाने अपने आंदोलन का नाम सत्याग्रह दिया। इस प्रकार आपको इस प्रकार उत्तर लिखना। आप बुक्स में भी इस प्रश्न के उत्तरों को पढ़ सकते हैं। आपको उत्तर, बड़े प्रश्न वाले उत्तर कैसे याद रखना, आपको साधारण उत्तर रटना नहीं, आपको उत्तर सत्य अहिंसा सत्य गांधी जी के विचार आपको समझ लेना। एग्जाम में कोई एडजेक्टिव उत्तर लिखना कोई जरूरी नहीं होता। आपको जिस प्रकार इस प्रश्न से संबंधित थॉट आते मन में आते वो आप लिख सकते हो, तो 200 शब्द में कम से कम आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको नंबर 80 मिलेंगे, क्योंकि आप रटा बुक वाला लिखते हो तो उसमें जो अध्यापक कॉपी चेक करता है वो इतना अच्छा नंबर नहीं देता। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है और इस आज की वीडियो का मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको वीएमओ के इस पॉलिटिकल सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण वीडियो का जो प्रश्न का वीडियो मिलेगा वो वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको अगर वो आप बुक्स नहीं पढ़ते तो उस जो वीडियो में दिए गए प्रश्न पढ़ते तो वही आपके लिए बहुत है। अब दोस्तों नवा सवाल है, भारत में राष्ट्रवाद विकास के लिए विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए उपाय का वर्णन कीजिए। स्वामी विवेकानंद नहीं वही हैं जो अमेरिका के शिकागो आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने अपने जो धर्म से संबंधित जो विचार प्रकट किए। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि भारत राष्ट्र विकास के लिए स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। आज के इस वीडियो में राष्ट्रवाद से संबंधित जो स्वामी विवेकानंद के उपाय उनका वर्णन करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति धर्म, दर्शन, संस्कृति के क्षेत्र में होती है, राजनीति क्षेत्र में आई है। भारतीय संतों ने अन्य संतों की तरह केवल धर्मोपदेश नहीं दिए, पूजा अर्चना करने का कार्य नहीं किया, अपितु राजनीति, जागृति, समाज सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। और भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति धार्मिक सिद्धांत के माध्यम से हुई है। इनके विवेकानंद जी का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण। उन्होंने जो राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी उपाय किए आज की इस वीडियो में सबसे पहला उन्होंने किया धर्म का उपयोग। राष्ट्रवाद के विकास के लिए विपरीत भारतीय राष्ट्रवादी विकास के धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दूसरा उपाय किया वो समाज सुधार द्वारा राष्ट्रवाद को जो प्रोत्साहन दिया, राष्ट्रवाद का विकास किया है। विवेकानंद व्यक्ति को समाज का अंग मानते हैं। उनका मान था कि व्यक्ति से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वतंत्रता का संवर्धन किया विवेकानंद जी ने। और विवेकानंद ने राष्ट्रवादी प्राप्ति तो व्यक्ति को स्वतंत्रता को आवश्यक मानते स्वतंत्रता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार का दर्जा प्राप्त किया था। अब दोस्तों इस प्रकार आपको इस प्रश्न से संबंधित उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को आप प्रतीक्षा जरूर करें। ये वीडियो शाम या कल सुबह तक मिल जाएगा आपको। बाकी आपको दोस्तों वीएम से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, वीएम से संबंधित सभी प्रकार के मॉडल पेपर और वीएम से संबंधित प्रकार की छोटी मोटी सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपके अपने चैनल धुरीना स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ता है। वहाँ भी आपको छोटी से लेकर सबसे बड़ी खबरें आपको मिलती रहेंगी वीएम से संबंधित सभी प्रकार की। तो दोस्तों धन्यवाद।